स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद MR में। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से माना जाता है, अर्थात हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है। तो उसमें देखेंगे संस्कृत है या फिर अपभ्रंश है या फिर आपका है पाली है या फिर प्राकृत है। देखिए कि हिंदी भाषा का विकास है वह अपभ्रंश भाषा से हुआ है, अर्थात जो हिंदी के जो शब्द हैं वो अपभ्रंश से मिलते जुलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ये देते हैं कि सर हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से नहीं हुआ है, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। संस्कृत की जब बात आती है तो संस्कृत को हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत तो हिंदी की आदि जननी है। अब इसका जो भाषा हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या होगा कि वे पहले संस्कृत का विकास हुआ, पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद आया है आपका पाली, और पाली के बाद है प्राकृत, और प्राकृत के बाद क्या है अपभ्रंश। इस तरीके से हम इसको देखेंगे कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, ना कि संस्कृत से। और आदि जननी की बात आती है तब हम उसको ये कह सकते हैं कि हिंदी की जो आदि जननी है वह संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की लिपि क्या है। अब लिपि का मतलब क्या होता है कि लिपि है कि वर्णों की जो बनावट है वो किस प्रकार की है, किस लिपि से है। जैसे हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो जैसे क है आपका, ये क देखिए, और अंग्रेजी का आप ये के देखिए, तो दोनों वर्णों की बनावट अलग अलग है, इसकी बनावट अलग है और इसकी बनावट अलग है। हिंदी की बात आती है जैसे ये आप ये देखिए, इसमें ये खड़ी पाई होती है और ये इस तरीके की ये बनावट होती है, जबकि अंग्रेजी में भी खड़ी पाई तो होती है, ये के है और ये है। लेकिन इन दोनों की जब लिपियों की बात आती है, अर्थात इनकी जो ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं की बात आती है, तब हम देखते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है, रोमन लिपि है या फिर आपकी फारसी लिपि है या देवनागरी लिपि है या फिर गुरुमुखी लिपि है। देखिए रोमन लिपि है, रोमन लिपि का सीधा सीधा जो संबंध होता है वह होता है आपका इंग्लिश से, ठीक है। जबकि फारसी लिपि भी नहीं है, देवनागरी लिपि। तो हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। अब देवनागरी की बात आती है कि इसका नाम देवनागरी लिपि क्यों रखा गया। ये प्राचीन काल में देवनगर के जो लोग थे उनके द्वारा यह लिपि विकसित की गई थी, इसीलिए हम इसको देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, अर्थात भारोपीय परिवार है या फिर आपका द्रविड़ परिवार है या मराठी परिवार है या फिर उड़िया परिवार है। तो अर्थात हिंदी के जो वर्ण है, हिंदी के जो वर्णों की बनावट है वो किस प्रकार की है, तो वह हम इसका करेंगे कि हिंदी की जो भाषा है वह भारोपीय परिवार की भाषा है। तो इसका सही राइट आंसर होगा कि इसमें भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। अब उपभाषाएं मतलब क्या होता है कि हिंदी में टोटल कितनी बोलियों से या क्षेत्रीय बोलियों से मिलकर हिंदी का एक संगठित नाम दिया गया है। तो उसमें आएगा 4 है या फिर 5 है, फिर 3 है या फिर 2 है। तो हिंदी की जब उपभाषाएं आती हैं तो हिंदी की उपभाषाएं 5। इसमें फर्स्ट होगा जैसे आपका पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। सेकंड में आएगा आपका पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है। थर्ड में हम देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, राजस्थानी है। और फोर्थ में जब हम इसको देखेंगे तो ये आएगा तुम्हारा पहाड़ी। और नेक्स्ट 5वें नंबर पर देखेंगे तो वो आएगा इसका बिहारी। अब इसमें जब हम देखते हैं कि पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं। और जब कुल की बात आती है कि हिंदी है वो कितनी उपभाषाओं का समूह है, कितनी बोलियों का समूह है, तो हम इसका आंसर करेंगे 18, कि हिंदी 18 बोलियों या भाषाओं का एक संगठित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी भाषा की मानक बोली कौन सी है। इससे जस्ट पहले वाला हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमने ये देखा था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं में हमारा 18 भाषाएं हैं, कि 18 भाषाओं का जो समूह है वो हिंदी कहलाता है। लेकिन उन 18 उपभाषाओं में भी एक कौन सी ऐसी भाषा है जो है तो वो बोली लेकिन वह भाषा का रूप ले रखा है, जिसने जैसे आता है आपका मेवाती है या फिर पहाड़ी है या फिर खड़ी बोली है या फिर राजस्थानी है। तो ध्यान रहे इसमें जो हिंदी भाषा की मानक बोली का जहाँ तक संबंध है कि ज़्यादातर जो उसके 99% जो शब्द हैं या वर्ण है वो कहाँ से मिलते हैं, तो खड़ी बोली हिंदी से। तो इसका हिंदी भाषा की जो मानक बोली है वह खड़ी बोली हिंदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि भाषा का वर्ग है। क्या है इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अवधि है वह किस उपभाषा समूह में आती है। जैसे उपभाषा समूह कितने हैं, उपभाषा समूहों की जब बात आती है तो उपभाषा समूह 5 है। पहला है जैसे आपका पश्चिमी हिंदी, और दूसरा है पूर्वी हिंदी, और थर्ड में है आपका राजस्थानी है, और फोर्थ में है पहाड़ी। ये इस तरीके से हमारे
5 हो गए, तो ये अवधि है, ये किस उसमें आती है भाषा वर्ग में, तो ये आएगा कि अवधि है वह पूर्वी हिंदी में आती है। तो इसका सही आंसर होगा कि अवधि है पूर्वी भाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बांगरू जो शब्द है वह किसका उपनाम है। तो बांगरू जो शब्द है वह है हरियाणवी भाषा का ही एक दूसरा उपनाम है, निकनेम है। अब यह जो बांगरू है किस उपभाषा वर्ग की बोली, इसमें क्या करेंगे कि बिहारी है या फिर आपका पहाड़ी है या पूर्वी हिंदी है या फिर पश्चिम हिंदी है। तो बांगरू है, बांगरू कह दो या हरियाणवी कह दो, ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की आदि जननी है। अब इसमें ध्यान रखना कि जननी है या आदि जननी है। आदि जननी का मतलब होता है कि प्रारंभिक, प्रारंभिक जननी कौन सी है, अर्थात उसकी ये कह लो तुम उसकी नानी कौन सी है। तो यदि जननी की बात आती है, जननी की बात आती है, तब तो हम क्या कहेंगे उसका कि यह तो है इसका अपभ्रंश। और आदि जननी की बात आती है तो ये देखते हैं हम पाली है या फिर संस्कृत है या फिर प्राकृत है या फिर अपभ्रंश है। तो हिंदी की जो आदि जननी है वह है संस्कृत, क्योंकि इसका जो सही क्रम है वह है पहले आपका है संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है और फिर अपभ्रंश है। अब इस तरीके से जब हम देखते हैं तब इसमें ये देखते हैं और उसके बाद तुम्हारा आता है। अब इसमें देखिए कि हिंदी से पहले कितनी भाषाएं, अपभ्रंश है, प्राकृत है, पाली है और संस्कृत है। तो इस तरीके से जब हिंदी की आदि जननी की बात आती है तो हम इसमें उसका सही उत्तर करेंगे वो संस्कृत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। वर्तमान हिंदी के प्रचलित रूप का मतलब क्या है कि हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। 18 बोलियों में कौन सी बोली है जो अब मानक हिंदी का जो रूप ले चुकी है या जिसकी वर्णमाला सारी वही काम आती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अवधि है या फिर बघेली है या ब्रजभाषा है फिर खड़ी बोली है। तो उसमें सही आंसर आएगा इसका कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। और खड़ी बोली की जहां तक बोलने की बात आती है तो यह उत्तर भारत के लगभग 10 राज्यों में यह बोली जाती है खड़ी बोली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा बनाया गया, अर्थात जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, क्या तभी बना दिया गया था या बाद में बनाया गया था। इसमें यह बात ध्यान रखना, एक होती है राजभाषा और एक होता है राष्ट्रभाषा। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर क्या है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है देश के अधिकांश जनता द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा है। और राजभाषा का अर्थ होता है राज की भाषा, अर्थात सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है, कामकाज की जो भाषा होती है वह राजभाषा कहलाती है। अब यहाँ एक देखने की बात यह और है कि यहाँ राजभाषा ही क्यों लिखा गया, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं लिखा गया। ये ध्यान रहे कि संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। और जबकि राजभाषा के उल्लेख की बात आती है तो राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी के रूप में इसको स्वीकृत किया गया। और जब राष्ट्रभाषा की बात आती है तो भारत की राष्ट्रभाषा संविधान के अनुसार है, तो भारत की राष्ट्रभाषा संविधान के अनुसार कोई भी नहीं मानी गई है। जबकि वैसे ही इसको एक परंपरा के तौर पर यह मान लिया गया है कि भारत की अधिकांश जनता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा है। अब इसमें एक प्रश्न यह और बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है पूरे देश में। और इस 14 सितंबर को मनाने का मतलब भी यही है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर है। ये क्वेश्चन बहुत सामान्य लगता है लेकिन ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 11 स्वर है या फिर 12 स्वर है या 14 स्वर है या फिर 9 स्वर। अब अधिकांश विद्यार्थी इसका उत्तर ज़्यादातर 13 भी दे देते हैं कि 13 स्वर है। जैसे ए है आपका या फिर आ है या फिर ई है या ई है या फिर ऊ या फिर ये री ए आई ओ और औ। सही तो यही है, 11 स्वर हो गए यहाँ तक। ठीक है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ये और सोचते हैं कि भाई ये आपका ये जो अंग है और ये है ए है, यह भी दोनों स्वर हैं। जबकि ध्यान रखना ये दोनों स्वर नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये दोनों हिंदी के अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है। तो फिर ये बताएंगे कि हिंदी में स्वर तो कितने हैं आपके 11 हैं, अयोगवाह वर्ण कितने हैं 2 हैं। तो टोटल 13 नहीं कह सकते हम। हिंदी के स्वरों की जब बात आती है तो
11 ही कहेंगे। एक इसमें ये बात और ध्यान रखनी है कि ये री इंपॉर्टेंट स्वर है हिंदी का। अधिकांश विद्यार्थी इसको री को इसका स्थान ही यहाँ पर लिख के आते हैं औ के बाद, जबकि इसका जो सही क्रम है वह 7वें नंबर पर इसका सही क्रम है। सारे स्वरों का क्रम एक निश्चित होता है, उन क्रमों को यदि अपन आगे पीछे करते हैं तो व्याकरण का एक नियम गलत हो जाता है। तो ध्यान रहे, हिंदी में कुल स्वर होंगे 11 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? जब विराम चिन्हों की बात आती है तो मूल रूप से तो विराम चिन्ह आपके 3 होते हैं। जैसे एक तो है अल्प विराम, एक होता है अर्ध विराम और एक होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ठीक है। अब ये अर्ध विराम और अल्प विराम और एक होता है अल्प विराम। अल्प विराम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्प विराम क्या है। चिन्हों की बात आती है, ये देखते हैं कि ये चिन्ह क्या है, ये फिर ये चिन्ह क्या है, ये चिन्ह इस चिन्ह को देखते हैं या फिर हम इसको देखते हैं, इसको देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अच्छा, अल्प विराम, ये अल्प विराम का राइट आंसर होगा। फिर ये क्या है? ये है आपका अर्ध विराम। विराम का अर्थ होता है ठहराव, पूर्ण का मतलब होता है पूरे समय के लिए, अर्थ वाक्य पूरा हो जाए तब उसके बाद जो ठहराव होता है वो पूर्ण विराम होता है। फिर पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा? पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है। अर्ध विराम के चिन्ह की बात आती है तो अर्ध विराम का मतलब क्या होता है? रुकना तो है लेकिन हमें पूर्ण विराम से आधे समय के लिए रुकना है, वह अर्ध विराम होता है। और अल्प विराम का मतलब क्या होता है कि जितना देर हम भाषा को पढ़ते समय जितना देर हम रुकते हैं उससे भी कम समय के लिए जब हम रुकते हैं तो वह अल्प विराम होता है। तो अल्प विराम का चिन्ह होता है ये, जिसे आप अंग्रेजी में कोमा बोलते हो। ध्यान रहे, अंग्रेजी में ये कोमा बोला जाता है लेकिन हिंदी में यह अल्प विराम का चिन्ह माना जाता है। नेक्स्ट है, नासिक के ध्वनियों की संख्या है। अब ध्वनियों की बात आती है कि नासिक ध्वनियां क्या होती हैं, कि क्या ये नाक से बोली जाती हैं, क्या ये मुख से नहीं बोली जाती है। पूरी वर्णमाला का जो उच्चारण होता है मुख और नाक से ही होता है। तो ऐसे वर्णमाला में ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां कितनी है जो केवल जिनका उच्चारण नाक से ही होता है, बाकी सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी है वर्णमाला में जिनका उच्चारण नाक से होता है। तो ये नासिक ध्वनियां कितनी है? 7 है या फिर 5 है, 4 है या फिर 3 है। तो नासिक ध्वनियों की जब बात आती है तो नासिक ध्वनियां हैं 5। अब होती कौन कौन सी है? देखिए, पहला जो क वर्ग होता है, क वर्ग की अंतिम जो ध्वनि है वह क वर्ग की अंतिम ध्वनि है। उसके बाद आता है च वर्ग, च वर्ग की अंतिम ध्वनि है, च वर्ग की अंतिम ध्वनि है। उसके बाद आता है तुम्हारा ट वर्ग, ट वर्ग की अंतिम ध्वनि है ये। उसके बाद आता है त वर्ग की अंतिम ध्वनि है तुम्हारी ये। उसके बाद आता है प वर्ग की अंतिम ध्वनि है ये। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिए, अधिकांश बच्चों को ये जो वर्ण है इस वर्ण के उच्चारण स्थान का नहीं पता है, या उच्चारण स्थान का पता है, इस वर्ण के उच्चारण के तरीके का नहीं पता है, या फिर इसका ज्यादातर जो उत्तर भारत के बच्चे होते हैं वो तीनों वर्णों का उच्चारण लगभग सेम से ही करते हैं, तीनों का वर्ण उच्चारण अण से ही करते हैं। जबकि ध्यान रहे, यह जो वर्ण है इस वर्ण का उच्चारण होगा अंग, और यह वर्ण है इस वर्ण का उच्चारण होगा ये, और इस वर्ण का उच्चारण होगा अण। तो ये जो 5 वर्ण है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है तुम्हारा, ये मैं है, सॉरी, अंग, ये, ण, न और मैं, इन 5 वर्णों का जो उच्चारण है वह नाक से होता है। इसलिए जब नासिक ध्वनियों की बात आती है तो हम ये कहेंगे कि नासिक ध्वनियों की संख्या हिंदी में 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में प्रयुक्त मूल भाषा के शब्दों को कहा जाता है। अर्थात जैसे हम हिंदी को ले सकते हैं कि हिंदी के खुद की वर्णमाला है, खुद के शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो इसकी मूल भाषा से प्रयुक्त होते हैं। अब मूल भाषा शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसे हिंदी की मूल भाषा क्या है? हिंदी की मूल भाषा आपकी संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अर्थात हिंदी में जो संस्कृत के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? तो उन शब्दों को हम कहेंगे तत्सम। अब जब बात तत्सम की परिभाषा की बात आती है तो तत्सम की परिभाषा यही होती है कि वे शब्द जो उस मूल भाषा के हैं और वो उस भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है कि फिर तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं कि उस मूल भाषा के शब्दों से जो भिन्न जो शब्द उसमें प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द का मतलब क्या होता है? देशज शब्द का मतलब ये होता है कि वे शब्द जिनके स्रोत का पता नहीं है। अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है कि वे शब्द जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, गढ़ लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है कि विदेशी। अब ये विदेशी है, जब भाषा हिंदी है तो फिर इसमें विदेशी का उल्लेख क्यों कर दिया? क्योंकि जो हिंदी भाषा है इसका एक विस्तृत परिवार हो गया, तो इसने विभिन्न जो विदेशी भाषाएं हैं उनके शब्दों को भी ग्रहण कर लिया है। तब इसका व्याकरण की दृष्टि से इसका भी महत्व बन जाता है कि हिंदी के जो पूरी भाषा है
उसका जो निर्माण हुआ है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इन चारों पहलुओं से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनके स्रोत का पता नहीं है वे शब्द हैं, अर्थात ऐसे शब्द हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, तत्सम वे शब्द होते हैं जो उसकी मूल भाषा के शब्द हैं। तद्भव वे शब्द मूल भाषा के शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो गया, तद्भव कहलाते हैं। ये तो क्या हो गया आपका रूप परिवर्तित, रूप परिवर्तित। और तत्सम की जब बात आती है तो इसका एक ही सिद्ध है कि मूल भाषा के शब्द, मूल भाषा के शब्द, ठीक है। और उसके बाद आता है कि देशज, देशज शब्द का अर्थ क्या होता है कि वे शब्द जिनके स्रोतों का पता नहीं है और जो गढ़ लिए जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा कि देशज शब्द विदेशी भाषा, विदेशी भाषा के शब्द जिनको हिंदी ने ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसर्ग क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामान्य सा भी सवाल है लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कि परसर्ग होता क्या है। परसर्ग कोई चिन्ह होता है या कोई शब्द होता है, ये संधि चिन्ह होता है या फिर कारक चिन्ह होता है या फिर विराम चिन्ह होता है या फिर उपसर्ग चिन्ह होता है। देखिए संधि चिन्ह, संधि चिन्ह में तो ये इस तरीके का चिन्ह होता है, कारक चिन्ह है फिर या फिर विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह बहुत सारे होते हैं, या फिर उपसर्ग का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो परसर्ग में आता है कारक चिन्हों को हमें परसर्ग कह सकते हैं। अब देखिए जैसे आपका ये कर्ता है और इसका चिन्ह ये है नहीं, ठीक है, उसके बाद कर्म है और उसके बाद ये। अब ये जो है तुम्हारे, ये जो कारक चिन्ह है इनको हम परसर्ग कह सकते हैं कि ये हिंदी में परसर्ग ने है, को है या फिर से है, ये सभी हिंदी में परसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंठ वर्ण क्या है, कि कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब यह जो क्वेश्चन है ये आया है कि उच्चारण स्थान के अनुसार कि कंठ है उससे उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से। ध्यान रहे कि हिंदी वर्णमाला में जब उच्चारण की बात आती है तो सबसे पहला जो स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र जो होता है वह तुम्हारा कंठ ही होता है। और जब पहला स्वर यंत्र कंठ होता है